चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के पार्ट 2 पे हम पहुंच चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। तो आप कॉपी ले लीजिए और हाथ में पेन ले लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताऊंगा उनको आप जरूर से नोट डाउन कर लें। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स पढ़ने वाले हैं, तो आप लिंक से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं? सो अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं और वो उनको केमिकली मिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, जो भी आप घर में चीज़ें देखते हैं, जैसे लिक्विड्स देखते हैं आप, ये सब क्या है? मिक्सचर ही तो है। जैसे एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हवा है वो भी मिक्सचर है किसका? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसेस का मिक्सचर है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप नींबू पानी पीते हैं तो नींबू पानी भी क्या है? एक मिक्सचर ही तो है। चाय है, चाय क्या है? एक मिक्सचर ही तो है। इसमें आपने बहुत दूध डाला है, चीनी डाली है, चाय पत्ती डाली है, तो ये सभी क्या है? मिक्सचर ही तो है। तो ब्रॉडली स्टडी करने वाले हैं हम मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर को फर्दर कैटेगराइज करते हैं हम दो कैटेगरीज में। तो मिक्सचर है उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, चलिए आगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। सो अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundary of separation between them। डेफिनेशन क्या कहती है कि होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है कि जो यूनिफॉर्मली घुल जाए। जैसे आप पानी के अंदर चीनी घोलते हैं, शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर, तो आप उसको अच्छे से मिला दो। अब पहले आप साफ पानी लो, उसको देख चेक करो, फिर उसके अंदर क्या करो, आप चीनी को अच्छे से मिक्स कर दो। तो मिक्स करने के बाद आप क्या देखोगे, आप उसको देख के नहीं बता सकते कि वो उसमें चीनी मिक्स है या नमक मिक्स है। ठीक है, उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके यानी कि कोई भी सेपरेशन की बाउंड्री वहाँ पे नहीं दिखाई देती। आप उसको रखे रखो, आप ऐसे नहीं बता सकते कि वो उसके अंदर चीनी घुली है या नहीं घुली है। ठीक है, तो इस तरह के मिक्सचर होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है? आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ऐसे मिक्सचर जो क्या हो, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएं और कोई भी बाउंड्री ना मिले सेपरेशन की जिनके बीच में, उनको ही बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल आपके मैंने अभी बता ही दिया, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसके? होमोजेनियस मिक्सचर के। फिर आगे बात करेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑब्वियसली बात है, इससे अपोजिट बिहेवियर शो करेगा। तो चलिए उसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। सो अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजेनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि विजिबल बाउंड्रीज आसानी से दिख जाएंगी। जैसे मैं एक गिलास पानी के अंदर मिट्टी घोल देता हूँ, तो क्या है, आप आराम से देख के बता दोगे, है ना, कि आप आराम से देख के बता दोगे कि इसके अंदर मिट्टी मिक्स्ड है। ऐसे ही अगर कुछ और एग्जांपल लें, जैसे मैं क्या करूं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल देने के लिए, जैसे मैं पानी के अंदर कुछ पत्थर मिला दूं, उसको घोलते रहो, आप घोलते रहो, वो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बन चुका है कि उसके बीच में डायरेक्ट हम देख पा रहे हैं कि विजिबल बाउंड्री देख पा रहे हैं। चॉक पाउडर मिला दो पानी में, तो ये सब एग्जांपल क्या है, ये हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर के। तो आई होप होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा। और जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसका हमने एक पार्ट पढ़ा था कि होमोजेनियस मिक्सचर में आपका सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में आप स्टडी करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? So a solution is a homogeneous mixture of two or more substance। दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का जो मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। मिक्सचर भी दो तरह के पढ़े हमने, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है दो से ज्यादा सब्सटेंस का, उसको ही सॉल्यूशन बोला जाता है। क्लियर? तो आज आपको पता चल गया हर कोई सॉल्यूशन नहीं होता,
हर कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो सस्पेंशन होती है, कोलॉइड होते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एग्जांपल आपके पास लेमनेड, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो ये क्या है? या साल्ट इन वाटर अभी जो एग्जांपल पढ़े थे वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर हैं और उनको सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सॉल्यूशन में हम बेसिकली 2 टर्म्स की बात करते हैं ब्रॉडली, आपने सुन भी रखी होंगी। तो कंपोनेंट क्या होते हैं सॉल्यूशन के? तो देखो सॉल्यूशन मिलके बना है 2 कंपोनेंट से। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। एक होता है ज़्यादा अमाउंट में, एक होता है कम अमाउंट में। एक में सब्सटेंस को घोला जाता है और एक में सब्सटेंस खुद घुलता है। तो ये सभी बहुत सारी क्वेरीज, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए सॉल्वेंट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो सॉल्वेंट क्या है? देखो जो सॉल्यूशन होता है ना, वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व अदर कंपोनेंट इन इट। समझ में आया? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो क्या करे, डिसॉल्व कर ले अदर कंपोनेंट को इन इट, अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है? या हम कह सकते हैं कि विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। तो एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास एक गिलास के अंदर वाटर है और एक आपके पास शुगर है, चीनी है। तो जो चीनी है वो क्या है? सोल्यूट है। और जो पानी है वो क्या है? सोलवेंट है। क्लियर है? जो पानी है वो सोलवेंट है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और जिसके अंदर, अब देखो, क्या आपने कभी देख ऐसा सुना है कि चीनी के अंदर पानी घुल गया या नमक के अंदर पानी घुल गया? हम क्या कहते हैं? पानी के अंदर नमक घोल दिया या पानी के अंदर चीनी घोल दी, है ना? तो यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेज़ेंट हो वो सॉल्वेंट होता है। तो पानी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और जो चीनी होगी वो क्या होगी? शुगर होगी या साल्ट होगा वो क्या होगा आपके पास? सोल्यूट होगा। क्लियर है? उसके बाद सोल्यूट की बात करें तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। तो वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, उसको सोल्यूट बोला जाता है। तो अभी जो चीनी थी वो सोल्यूट था और जो पानी था वो सॉल्वेंट था। ठीक है? तो ये जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, सोल्यूट और सॉल्वेंट, आपने देख लिया, पढ़ लिया। क्लियर है? तो साथ-साथ नोट करते जाइएगा। एग्ज़ाम्पल आप नोट करते जाइएगा। तो आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्यूशन को अदर सस्पेंशन ऑफ क्लॉइड से डिफरेंट उसका बिहेवियर शो करवाती है। तो उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। क्या है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़? तो पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर समझते हो ना? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई भी बाउंड्रीज ना दिखे, है ना? तो वो क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो सेकंड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। nm क्या होता है? नैनोमीटर। ठीक है? nm क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, नैनोमीटर। ठीक है? तो जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिनको हम ऐसे अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते, है ना? तो आपके घुली हुई चीनी को, पानी के अंदर घुली हुई चीनी को डायरेक्ट देख सकते हो कि उसके अंदर चीनी है? नहीं देख सकते। तो यानी कि जो साइज़ होता है ना उसके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, वो 1 नैनोमीटर डायमीटर से भी कम होता है, इसलिए हम उन्हें खुली आँखों से नहीं देख सकते। फिर आता है दे कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में से निकलने वाली लाइट, मान लो कि आपके पास कोई बीकर है, काँच का बीकर है, गिलास है, उसके अंदर आपने पानी जो शुगर सॉल्यूशन है उसको डाला हुआ है। अब आप यहाँ से टॉर्च की लाइट उसके ऊपर डालते हैं, तो वो लाइट क्या है? सीधे ही निकल जाएगी दूसरी साइड में। यानी कि स्कैटर नहीं हुई, जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हुई, जो बीम था लाइट का। तो इसलिए जो सॉल्यूशन है वो ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते कि वो स्कैटर वाला बिहेवियर शो नहीं करते। सो दे कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। फिर आगे आ जाता है नंबर 4, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। अब फ़िल्टर करके भी सोल्यूट के पार्टिकल को सॉल्यूशन से अलग नहीं कर सकते। ठीक है? मैं आपको एक घुला हुआ सॉल्यूशन दे दूँ नमक वाला, पानी में के अंदर नमक घुला हुआ है। मैं आपको कहूँ कि फ़िल्टर पेपर से या किसी भी फ़िल्टर व प्रोसेस से आप इनको अलग करके दिखाओ, तो आप सिंपली उसको फ़िल्टर नहीं कर सकते, वो साथ के साथ ही निकल जाएँगे, वो फ़िल्टर नहीं हो पाएँगे। तो इसीलिए जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो मिक्सचर में से निकालना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। और फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा पानी के अंदर आप एक पानी भी दो भी कर रहे हो, एक के अंदर आप पानी के अंदर मिट्टी को मिलाओ और एक के अंदर नमक को मिलाओ, दोनों को अच्छे से मिला के घोल के रख दो, तो क्या देखोगे जो मिट्टी है, जो मिट्टी वाला पानी है वो उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ चुके हैं। लेकिन नमक वाले केस में ऐसा नहीं होता। तो वही एक्सप्लेन यहाँ करना चाह रहा है, जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है और जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की। तो आई होप आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से इस क्लास के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, तो कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन को फर्दर हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे तीन टाइप्स में बांटते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक टर्म आ जाती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है उसके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन when no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि मान लो आप एक बीकर के अंदर पानी में चीनी घोले जा रहे हो, घोले जा रहे हो, घोले जा रहे हो, घोले जा रहे हो, आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसमें अंदर चीनी को घोल सकते हो या नमक को घोल सकते हो या कुछ और भी आप जो भी घोलना चाह रहे हो, तो आप घोल रहे हो, घोल रहे हो, घोल रहे हो, एक लिमिट तक ही घुलेगा, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब क्या हो, अब ज़्यादा और ज़्यादा सॉल्यूट ना ऐड हो सके, अब आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, घोला, फिर दूसरा डाला, घोला, तीसरा डाला, घोल दिया, चौथा डाला, घोल दिया, लेकिन जैसे 5वां डाला, आप हिलाते रहे, हिलाते रहे, हिलाते रहे उस सॉल्यूशन को, लेकिन वो नहीं घुल पा रही है। तो उस पॉइंट, उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जब नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। सो व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें और ज़्यादा सोल्यूट ना घुल पाए, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें अभी और हम सोल्यूट को घोल सकते हैं। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात थी। आगे बात आ जाती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी देखो क्या होती है कि the amount of solute present in the saturated solution at a given temperature is called its solubility। यानी कि एबिलिटी, सोल्यूबल, सोल्यूब होने की, घुलने की एबिलिटी, कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुला है ना। मान लो एक 10, हमारे पास 100 ml पानी है, तो उसके अंदर आप 10 ग्राम चीनी घोल सकते हो। तो वो क्या है, 10 ग्राम क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी है, वो चीनी की सोल्यूबिलिटी है कि वो 10 ग्राम तक चीनी घुल सकती है। जैसे आप 11-12 ग्राम उसके अंदर डालते हो तो वो घुलना बंद कर देगी। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन टेम्परेचर के ऊपर। देखो मैं बार बार एक टर्म बोल रहा हूँ, गिवन टेम्परेचर। अब गिवन टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको ये सारे टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। अब देखो हम बहुत सारी चीज़ों की बात, देखो क्लास में टीचर बोलता है कि आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ये करो, है ना, कंसंट्रेशन वर्ड बोला है। वैसे उस कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान होता है, लेकिन जब हम साइंस के टर्म में बात करें तो कंसंट्रेशन क्या होती है। The concentration of a solution is the amount of solute present in the given amount of solution। कि एक given amount of solution, मान लो 1 लीटर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है उसकी कंसंट्रेशन। डेंसिटी वर्ड सुना है ना आपने, वही चीज है बस कंसंट्रेशन। तो डेंसिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ, कितना मास है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो वही तो है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, वही कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन में हम दो टर्म सुनते हैं, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेशन वर्ड, तो कंसंट्रेटेड वर्ड। तो डाइल्यूट वर्ड क्या है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डाइल्यूट, देखो डाइल्यूट का मतलब ही होता है पतला,
ठीक है, डाइल्यूट का मतलब पतला। अब कोई भी सॉल्यूशन पतला कब होगा? कोई भी सॉल्यूशन पतला कब होगा? जब उसके अंदर सोल्यूट कम प्रेजेंट होगा। तो यही डेफिनेशन कहती है कि द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी डाइल्यूट सॉल्यूशन। है ना, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होंगे? जहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट कम प्रेजेंट होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे। फिर कंसंट्रेटेड की बात करो तो कंसंट्रेटेड मतलब ज़्यादा अमाउंट। तो द सॉल्यूशन हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट हो वो कंसंट्रेटेड, और जहाँ पे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कुछ मेथड देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेरियस वे टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए दो वे होते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो पहला मेथड तो ये है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास क्या है कि कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कितने मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट, कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो वहां पे आपके आ जाएगी m बाई एम रेशो। अगर आप ध्यान से आपने देखा होगा, जो दवाइयाँ होती हैं, है ना, मेडिसिन्स होती हैं, या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वहाँ पे जो लिक्विड आते हैं, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी, मास बाय मास रेशो या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशो। तो अगर आपने नहीं देखी तो ध्यान से कभी देखना, वहाँ पे जब कंपोजिशन लिखी हुई होती है ना, दवाइयों का अमाउंट लिखा होता है कि क्या क्या उसके अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो m बाई एम परसेंटेज, एंड फिर आ जाता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट टर्म्स कि जो मास होता है ना सॉल्यूशन का, वो होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मान लो आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन सिरप है, तो वो सिरप जो है सॉल्यूशन है वो किस किस का है, पानी प्लस चीनी का मास। तो वो क्या है, जो मास होता है सॉल्यूशन का वो होता है सोल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास के प्लस के बराबर। फिर आपका आ जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वी बाय वी इसको ऐसे डिनोट किया जाता है परसेंटेज। तो इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, कि कितना कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना वॉल्यूम सोल्यूट का प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वी बाय वी रेश परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको बार बार बोल रहा था, जब मैंने सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की, तो मैं एक टर्म बोल रहा था, वहाँ वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, एक गिवन टेम्परेचर। तो वो गिवन टेम्परेचर क्यों बोल रहा था, इसके बारे में यहाँ हम जानेंगे। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। तो क्वेश्चन आता है कि क्या एक सोल्यूशन में जब हम पानी के अंदर चीनी डाल रहे थे तो 10 ग्राम चीनी ऐड हो पा रही थी, क्या हम उसके अंदर 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम, 15 ग्राम, यहाँ तक कि 20 ग्राम तक चीनी घोल सकते हैं? क्या डिजोल्व होगी? तो आंसर है होगी। कैसे होगी? डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं। सो द solubility of solid in liquids usually increase on increasing the temperature and decrease on decreasing the temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, घर में जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसको गर्म किया जाता है। चाशनी को ऐसे ही हम पानी में डायरेक्ट नहीं घोलते, क्योंकि वो नहीं घुलेगी। तो ज़्यादा चाशनी को और मीठा बनाने के लिए, ज़्यादा उसको डेंस बनाने के लिए उसको गर्म किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या? टेम्परेचर बढ़ने से जो वो सोल्यूट है वो ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है। तो यही कारण है कि जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होती है लिक्विड्स की, क्या करने से? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। And the solubility of solid in liquid remains unaffected by the change in pressure। देखो, जो सॉलिड है लिक्विड के अंदर सॉलिड की सोल्यूबिलिटी प्रेशर से कोई भी इफेक्टेड नहीं होती। प्रेशर से जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड नहीं होती किसकी? सॉलिड इन लिक्विड की। फिर आ जाता है आपके पास द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यूजली डिक्रीज ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर।
जो गैस की सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो कम होती है टेम्परेचर के बढ़ने से। टेम्परेचर के बढ़ने से जो सोल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो कम होती है। अब क्यों कम होती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस एक्सपैंड करती हैं, तो गैस जब एक्सपैंड ज़्यादा करेगी तो वो क्या होगी, सोल्यूबल कम हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये रीज़न दिया जाता है। फिर आपके पास आ जाता है जो सोल्यूबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर, गैस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीज प्रेशर। लेकिन प्रेशर के बढ़ने से जो सोल्यूबिलिटी है गैस की वो लिक्विड के अंदर इंक्रीज करती है प्रेशर के बढ़ाने से। बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो कोका कोला होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जाता है। अब जो कार्बन डाई गैस को डाला है तो हाईली प्रेशर पे डालते हैं। जैसे ही आप उसको ओपनर को ओपन करते हो तो गैस वहां से एक आवाज निकलती है ना, गैस की आवाज निकलती है। वो क्यों निकलती है? क्योंकि हाई प्रेशर के ऊपर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है। तो जो सोल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है प्रेशर के साथ, किसकी? गैस की लिक्विड में। ऐसे ही सॉलिड की लिक्विड में प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं होती, लेकिन टेम्परेचर के केस में क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो सॉलिड है वो ज़्यादा अमाउंट में घुल जाता है, लेकिन जो गैस है वो कम अमाउंट में घुल पाती है। तो ये सब बातें थी सॉल्यूशन के बारे में। तो आज की क्लास में हमने स्टडी कर लिया सॉल्यूशन के बारे में। सो आई होप क्लास में आपने ध्यान से सुना होगा, आपको क्लास में समझ आया होगा। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंफॉर्मेटिव क्लासेस टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और कॉलॉइड्स के बारे में। तो बहुत ही मजा आने वाला है अगली क्लास में। तो बने रहे एवी कोचिंग क्लासेस के साथ। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पिछली वीडियो पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 को विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।